हेलो एवरीबॉडी, आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं PYQ सीरीज़। तो PYQ सीरीज़ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़, जो कि CBSE बोर्ड में पूछे गए हैं। तो हम शुरू करेंगे फ्रॉम द ईयर 2017। तो इस सीरीज़ में हम जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी सेट हैं, उन सब के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो हमारे मेन सेट हैं पेपर के, तो हम मेरे साथ जो आप क्वेश्चंस डिस्कस करोगे वो मेजरली आप बायो के पार्ट के डिस्कस करोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको बायो पढ़ाती हूँ, राइट। तो आज हम शुरू करेंगे 2017 में सेट 1, 2 एंड 3 के बायो के क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चंस रिपीटेड हैं उनको हम सिर्फ एक बार डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चंस अलग अलग हैं उनको हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कितने नंबर का क्वेश्चन आया है और वो कैसे लिखना है, उसमें कितना सा लिखना है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी PYQ सीरीज़। तो सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द ईयर 2017 एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सेट 1। तो सेट 1 में ये क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा गया था एंड द क्वेश्चन इज when a cell reproduces what happens to its DNA। जब एक सेल रिप्रोड्यूस करता है तो उसके DNA को क्या होता है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर आपको याद हो तो हमने सेल साइकिल के बारे में भी पढ़ा हुआ है, तो हमें पता है कि DNA को क्या होता है, राइट। तो अब ये देखिए कि हम इसका आंसर लिखेंगे कैसे। तो बेसिकली व्हेन अ सेल रिप्रोड्यूसेस, जब एक सेल रिप्रोड्यूस करता है तो वो अपने अंदर के DNA के कंटेंट को कॉपी करता है, और वो किस फेज़ में होता है, जस्ट टू रिकॉल दैट। सो सेल साइकिल में होते हैं दो फेजेस, एक होता है फेज इंटरफेज, राइट, और दूसरा फेज होता है एम फेज। तो इंटरफेज एक काफ़ी लंबा सा फेज देखने को हमें मिलता है, और इस फेज में होते हैं अनदर 3 स्टेजेस, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो S फेज वो फेज है, सिंथेसिस फेज, जहाँ पर मेजरली DNA की सिंथेसिस होती है। बेसिकली DNA की रेप्लिकेशन होती है, DNA अपनी कॉपीज बनाता है। सो व्हेन अ सेल रिप्रोड्यूसेस, its DNA is copied and it is passed on to the next generation। तो वो एक जनरेशन से अगले जनरेशन में पास ऑन होता है ये DNA। तो होता क्या है, अब DNA को अगर एक सेल को डिवाइड करना है तो उसको पहले अपने अंदर का सारा कंटेंट, मतलब यहाँ पर हमसे सिर्फ क्वेश्चन DNA पे पूछा गया था, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ DNA डुप्लीकेट होता है। जितने भी असेंशियल सेल ऑर्गेनल्स हैं जो एक सेल को चाहिए, जैसे साइटोप्लाज्म भी है, ठीक है, वैसे ही और माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये डुप्लीकेट होते हैं, इनकी कॉपीज़ बन जाती हैं, और फाइनली एक सेल जब फुली मैच्योर, फुली ग्रो हो जाता है तो फिर वो सेल डिवाइड हो जाता है, और ये जो कंटेंट है ये हाफ हाफ दोनों डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन था, इसलिए इतना लिखना ही सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा लंबी कहानी लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ फ्रॉम द सेट 1 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत ही छोटा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बस एक छोटे से लॉ पर है। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग फूड चेन, द फूड चेन इज प्लांट, डियर एंड देन लायन। सो दिस मीन्स प्लांट इज ईटन बाय डियर, राइट, एंड डियर इज ईटन बाय लायन। तो ये एक छोटी सी फूड चेन है। So the 100 joule of energy is available to the lion। तो lion को जो energy available है that is 100 joule, right। Now how much energy is available to the producer। तो हमें ये producer level की energy को find out करना है। तो producers को कितनी energy available होगी हमें वो निकालना है, correct। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें रिकॉल करना है वो 10% एनर्जी लॉ, कि जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो वो कैसे, कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, दैट इज़ ओनली द 10%। तो बेसिकली जब सन से रेज आती हैं, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर है सन,
ठीक है। अब ये सन से रेज आई, ये एब्जॉर्ब की इस प्लांट ने, राइट। अब ये जो प्लांट है ना, ये सिर्फ 1% ऑफ सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, करेक्ट। अब इन प्लांट्स को जब डियर ने खाया तो जितनी भी एनर्जी प्लांट्स में थी उसकी सिर्फ 10% डियर को ट्रांसफ़र हुई, और जब लायन ने डियर को खाया तो डियर की 10% एनर्जी लायन को ट्रांसफ़र हुई, और जो रिमेनिंग 90% ऑफ एनर्जी होती है वो एक ऑर्गेनिज्म के डेली जैसे डाइजेशन में या सेल की रिपेयर में, बॉडी की रिपेयर में, बॉडी की ग्रोथ में ही यूज़ हो जाती है, राइट। तो अब यहाँ पर हमें ये आंसर देना है कि अगर 100 जूल्स ऑफ एनर्जी इज़ अवेलेबल इज़ प्रेजेंट इन लायन, तो प्लांट्स में कितनी होगी, बेसिकली प्रोड्यूसर्स में कितनी होगी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम ये एज्यूम कर लेंगे कि डियर के पास एनर्जी है x, क्योंकि हमें एक एक लेवल ही चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि डियर में कितनी एनर्जी थी। तो हमने ये कंसिडर कर लिया कि डियर के पास थी x अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। अब एनर्जी विच इज़ अवेलेबल टू द लायन इज़ 100 जूल, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, 10% ऑफ दिस x निकालेंगे, मतलब कि बेसिकली 10% ऑफ x, इसके जो 10% है x का वही 100 जूल है, राइट। तो इसी को हम इक्वेशन फॉर्म में लिख देंगे 10% ऑफ x दैट इज इक्वल टू 100 जूल। तो जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 10 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज है, इंटू x इज इक्वल टू 100 जूल, राइट। अब उसके बाद x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या आएगी, जब आप इस पूरे को यहाँ शिफ्ट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1000 जूल, राइट। तो ये है 1000 जूल। तो बेसिकली यहाँ पर डियर को जो एनर्जी अवेलेबल है दैट इज़ 1000 जूल। अब इससे हम निकालेंगे प्रोड्यूसर लेवल की एनर्जी। तो प्रोड्यूसर्स की हमने मान ली कि प्लांट्स के पास है y एनर्जी, ठीक है, इनको जो एनर्जी अवेलेबल है दैट इज़ y। तो y जो एनर्जी है तो हमें 10% निकालना है ऑफ y, सो 10% ऑफ y विल बी इक्वल टू 1000 जूल, right? So this will give us the value of y and this is 10,000 joule and that is the answer for this question. So 10,000 joule energy is available to the producers. अब ये सोचो, ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन मैंने ना बहुत ही लेंदी फॉर्म में सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, लेकिन जब आप इसको आंसर पेपर में सॉल्व करो, क्योंकि अगर आप इसके मार्क्स देखो ना, सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो अगर आप इसको ना साइड में आप एक लाइन ड्रॉ करो और ये सारी जो कैलकुलेशन है इसको फास्ट साइड में कर दो और आंसर लिख दो, दैट 1000 joules of energy is available to the producers in this food chain, so that will be sufficient, ठीक है। लेकिन रैंडमली उठा के नहीं लिखना है, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप साइड में एक लाइन ड्रॉ करें और वहाँ पर आप रफ वर्क करें, और रफ वर्क में ताकि एग्जामिनर को भी पता चल जाए कि येस आपने देखो फटाफट से रफ वर्क किया है और आंसर निकाल के आपने वहाँ लिखा है। सो दैट इज़ द बेस्ट वे टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि निकालना कैसे है, एनर्जी कैसे निकालनी है और इस 1 मार्क के क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। यही क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का होता तो आप ये लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन लिख सकते थे, बट 1 मार्क में इट इज़ नॉट एट ऑल नीडेड, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, राइट। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि सेट 1 में ही पूछा गया था इन द ईयर 2017। तो ये क्वेश्चन है, स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमें दो एडवांटेजेस बतानी थी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि अगर मैं आंसर भी ना दूं तो भी आपको तो पता है कि क्या एडवांटेजेस हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है ना, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपके बोर्ड्स में असेस नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आपकी क्लास में पढ़ने तक और असाइनमेंट्स तक ही सीमित था, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया है नॉट इन सिलेबस, राइट। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने की, समझने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन बोर्ड्स के लिए, एटलीस्ट 2023 के बोर्ड्स के लिए आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करने की। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं इस चैप्टर से, राइट।
सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम सेट 1 एंड सेट 2 में भी सेम ही क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है क्वेश्चन नंबर अलग हो, लेकिन क्वेश्चन सेम पूछा गया था सेट 2 में भी, और क्वेश्चन बहुत इजी है। द क्वेश्चन इज रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। तो रिप्रोडक्शन लिविंग बींग्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सो गिव 3 रीजंस इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए आपको 3 स्टेटमेंट्स लिखनी है। तो सबसे पहला क्या स्टेटमेंट होगी भाई, तो ये जो रिप्रोडक्शन है ना, ये बहुत ही ये असेंशियल तो नहीं बोल सकते, लिविंग मतलब जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल, बट अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट। अगर स्पीशीज़ रिप्रोड्यूस करेगी तभी वो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स बनाएगी, और तभी उनके मरने के बाद भी उनकी स्पीशीज़ ऐसे ही चलती जाएगी। सो जस्ट थिंक कि अगर लायंस है, लायंस रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो क्या होगा, जितने लायंस आज जिंदा हैं ना सिर्फ उतने ही रहेंगे, और उससे ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं पाएगी। तो एक दिन आएगा कि ये जो लायन वाली स्पीशीज़ है ना, ये पूरी ही ख़त्म हो जाएगी। सो रिप्रोडक्शन इज़ नॉट असेंशियल फॉर लिविंग, बट इट इज़ असेंशियल टू फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज़। Clear? So this was the first statement. Second statement over here is it helps in increasing the population of a species. ठीक है, तो बेसिकली एक पॉपुलेशन का जो नंबर बढ़ता है ना, वो बढ़ता तभी है जब रिप्रोडक्शन होती है। अभी कोई एक, मान लो कि कोई एक स्पीशीज़ है, उसके 100 ऑर्गेनिजम्स हैं। अब अगर वो स्पीशीज़ रिप्रोड्यूस करेगी तभी तो उनका नंबर बढ़ेगा ना। कोई मर भी जाएगा, मतलब उस स्पीशीज़ का कोई ऑर्गेनिज्म अगर मर भी जाता है, लेकिन जब वो स्पीशीज़ रिप्रोड्यूस कर रही होगी, मतलब डेथ का जो पॉसिबिलिटी है ना, मतलब पॉसिबिलिटी तो नहीं बट जो एक रेट है ना वो कम है, लेकिन बर्थ रेट ज़्यादा है। ठीक है, तो उसी से ये स्पीशीज़ जो है वो उसका नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमारी पॉपुलेशन जो थी वो काफ़ी कम थी, मतलब अराउंड 350 मिलियन थी, जो कि बिलियंस हो गई बाय द टाइम 2000 आया, राइट, 2005 आया। तो वहाँ पर हुआ क्या कि अब इस दौरान क्या हुआ ना, जो डेथ रेट था ना वो कम हो गया और बर्थ रेट बढ़ गया। डेथ रेट कम होने के बड़े सारे रीजंस थे, जैसे कि बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ लोगों को मिली, तो वो जो डेथ रेट था वो कम होता गया, और जो लोग पैदा हो रहे थे उनको भी बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिली, तो वो बढ़ते गए, राइट। तो इससे क्या हुआ कि चाहे लोग मर भी रहे हैं, लेकिन जो नंबर है उस स्पीशीज़ का वो बढ़ता जा रहा है, राइट। अब थर्ड पॉइंट है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। जब एक स्पीशीज़ रिप्रोड्यूस करेगी तो हमें पता है जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इवन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी चांसेस होते हैं वेरिएशंस के, कि जब एक नई स्पीशीज़ बन रही है, जब डीएनए की कॉपिंग हुई तो एक तो डीएनए की कॉपी में थोड़ा सा एरर हुआ, राइट। तो वो छोटी छोटी जो म्यूटेशंस हैं इवेंचुअली दे ओनली लीड टू एवोल्यूशन। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स के ट्रेट्स मिलकर, दो पेरेंट्स के गैमीट्स ने मिलकर एक ऑफस्प्रिंग बनाया, तो उससे क्या हुआ, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बना जो दोनों के जैसा ही नहीं था, मिक्स था दोनों का, लेकिन अलग था दोनों से। तो ऐसे धीरे 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 क्या होती है, एक स्पीशीज़ जो है वो इवॉल्व होती है। सो फॉर दैट ऑल्सो रिप्रोडक्शन इज़ वेरी वेरी असेंशियल। क्लियर? तो आई होप ये जो क्वेश्चन था इसके तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। Now the question number 12 from set 1 and the same question was asked in set 3. तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है सेट 1 का और सेट 3 का, उसका क्वेश्चन नंबर अलग भी हो सकता है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्टेट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है क्या, और उस मेथड की हमें 2 एडवांटेजेस बतानी है और 2 ही डिसएडवांटेजेस बतानी है। तो सी सच अ सिंपल क्वेश्चन, हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं जब हम अपनी रिविजन रेस कर रहे थे। ठीक है, तो रिविजन
रिवीजन रेस में मैंने आपको इस चैप्टर में ये सारे क्वेश्चंस एक तरह से कवर किए हैं। बहुत रेयर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो कवर नहीं हुआ होगा। तो मतलब टॉपिक्स कवर हुए हैं, एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, तो टॉपिक्स तो हर एक कवर हुए हैं, राइट। तो सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन है क्या? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेसिकली एक मोड है ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें नए प्लांट्स बनाए जाते हैं या नए प्लांट्स मिलते हैं हमें फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। मतलब जैसे रूट से, शूट से, स्टेम से हमें नए प्लांट्स मिलते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ना, इट इज बेसिकली asexual mode of reproduction in case of प्लांट्स, राइट। तो इसमें जो दो एडवांटेजेस जो हम बोल सकते हैं, तो फर्स्ट एडवांटेज है दैट लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स दे कैन बी ऑब्टेन्ड इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। थोड़े से टाइम में हमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे प्लांट्स मिल जाते हैं। एंड सेकेंडली कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड्स अब नहीं बना रहे हैं या सीड से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, राइट। मतलब सीड से अब वो जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, तो उनके केसेस में हम वेजिटेटिव पार्ट्स से उन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स नहीं हैं, उनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा मेथड है उन प्लांट्स को ग्रो करने का। सो द प्रोपगेशन ऑफ सीडलेस प्लांट्स, राइट। तो आप इनको प्रॉपर सेंटेंसेस की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ऐसे भी लिखोगे तो मेरे जैसा टीचर होगा वो नंबर दे देगा कि येस द पॉइंट्स आर टू द पॉइंट एंड दे आर वेरी मच क्लियर, करेक्ट। लेकिन हो सके तो आप इसको प्रॉपर लिखें, जैसे द वेजिटेटिव प्रोपगेशन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखो। सो दैट इज द सेफेस्ट मेथड टू आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब दूसरा है दो डिसएडवांटेजेस। तो जो दो डिसएडवांटेजेस हैं, सबसे पहली, क्योंकि हम वेजिटेटिव पार्ट्स का ही यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर भी गैमीट्स नहीं है, कहीं पर भी डीएनए इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पर ना जेनेटिक वेरिएशंस बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। और दूसरी चीज़, अगर जो पेरेंट प्लांट है अगर उसको कोई डिजीज़ है तो वही डिजीज़ ऑफस्प्रिंग में एज सच ट्रांसफ़र हो जाती है। क्लियर। तो ये हैं दो डिसएडवांटेजेस। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो ना, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो बेसिकली 1 मार्क मिलेंगे आपको ये लिखने के, और 1 मार्क मिलेंगे आपको एडवांटेजेस लिखने के, और 1 मार्क आपको मिलेंगे डिसएडवांटेजेस लिखने के। तो मुझे तो मिल गए 3 आउट ऑफ 3। तो आप देखो कि आपको क्या ये समझ आया है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बुक्स में, तो उसको बिल्कुल नहीं भूलना। ये मैंने आपको रिविजन रेस में भी बहुत अच्छे से समझाया था कि इसको नहीं भूलना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question is question number 14 from set 1 and the same question was asked in set 3. तो question है, how did Mendel explain that it is possible that a trait is inherited but it is not expressed in an organism? तो मेंडल ने ये कैसे बताया कि जो एक ट्रेट है ना वो इनहेरिट तो हुआ है, लेकिन हो सकता है कि वो एक्सप्रेस ना हुआ हो किसी इंडिविजुअल में। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था रिविजन रेस में भी, और सेम क्वेश्चन अब मैं आपको फिर से समझाऊंगी। तो देखो, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें क्या लिखोगे। तो सबसे पहली चीज़, उनके एक्सपेरिमेंट्स जो थे उन्होंने ही हमें बहुत अच्छे से बताया कि कैसे ट्रेट्स इनहेरिट तो हुए हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुए हैं। सो अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपेरिमेंट, जब उन्होंने एक प्योर टॉल पी प्लांट को प्योर ड्वार्फ पी प्लांट से क्रॉस कराया, तो क्या देखा उन्होंने, जब कैपिटल टी को क्रॉस कराया गया स्मॉल टी से, तो उन्होंने देखा जो फर्स्ट जनरेशन आई उसमें सारे जो प्लांट्स थे वो उनको मिले टॉल। तो इसका मतलब हुआ कि इससे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ टॉलनेस वाला ट्रेट ही आगे आया है, बट ऐसा नहीं था। जब उन्होंने F2 जनरेशन देखी और पिनेट स्क्वायर बनाया, तो उन्होंने देखा कि अच्छा सेल्फिंग हुई जब F1 जनरेशन की, तो उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉलनेस का जो
ट्रेट है वो इनहेरिट हुआ है, बट ड्वार्फनेस का भी हुआ है। तो जब दोनों मतलब जब सेल्फिंग हुई F1 जनरेशन की, तो उन्होंने देखा कि उनको कुछ ऐसे प्लांट्स देखने को मिले, बेसिकली मैक्सिमम वर टॉल एंड सम ऑफ देम वर ड्वार्फ, मतलब बहुत कम ड्वार्फ थे लेकिन बहुत सारे टॉल थे। तो बेसिकली हुआ क्या है, हुआ ऐसा है कि टॉलनेस का कैरेक्टर तो ट्रांसफ़र हुआ है, वो एक्सप्रेस भी हुआ है F1 जनरेशन में, लेकिन ड्वार्फनेस का कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस नहीं हुआ है, लेकिन वो इनहेरिट ज़रूर हुआ है। वो हमें पता चला जब हमने F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई और हमें सेकेंड जनरेशन F2 जनरेशन देखने को मिली। ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो मैं आपको ऑलरेडी वैसे समझा चुकी हूँ। सो ऑन सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन बोथ टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स वर ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन, राइट। तो F2 जनरेशन में ड्वार्फ पी प्लांट्स आए, तो इसी से हमें पता चला कि जो ड्वार्फनेस का कैरेक्टर है ना वो भी इनहेरिट हुआ है। तो बेसिकली आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें आप प्योर टॉल, राइट, और प्योर ड्वार्फ, ठीक है, ये वाला पूरा क्रॉस आप इसमें ऐसे समझाओगे। ठीक है, जब आप ये क्रॉस समझाओगे तो इस क्रॉस को समझाने के ही आपको इस क्वेश्चन में पॉइंट्स मिलेंगे। सो इट विल बी कैपिटल T स्मॉल t। तो बेसिकली यहाँ पर ऑल टॉल प्लांट्स हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी F1 जनरेशन। और फिर जब इसकी हुई सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, तो आप वो प्यूनिट स्क्वायर बना दोगे, और प्यूनिट स्क्वायर से आपको पता चल जाएगा कि टॉलनेस के साथ साथ ड्वार्फनेस का कैरेक्टर भी इनहेरिट हुआ है, लेकिन F1 जनरेशन में वो सिर्फ एक्सप्रेस नहीं हुआ है। क्लियर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें ये जो क्रॉस के थ्रू समझाना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप लिख रहे हो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन क्रॉस भी अगर आप बनाएंगे तो वो एकदम क्रिस्टल क्लियर आंसर होगा, क्योंकि ये 3 नंबर का है और बेसिकली आपको बताना ये क्रॉस ही है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the question number 15 from set 1, and the same question was asked in set 2. The question is evolution and classification of organisms are interlinked. Give reasons to justify the statement. तो अगर हम 2023 की बात करें तो एक गुड न्यूज़ ये है कि हेरिडिटी और एवोल्यूशन में से एवोल्यूशन का पार्ट इस बार भी मिसिंग है। इस बार भी CBSE ने बोला है कि कोई ज़रूरत नहीं है एवोल्यूशन पढ़ने की, आपको क्लास 11-12 में अच्छे से पढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 20। तो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एक सेट में पूछा गया था। सो द क्वेश्चन वॉज write the functions of each of the following parts in the human female reproductive system। तो 3 पार्ट्स दिए गए हैं जिनका हमें फंक्शन लिखना है, एंड द पार्ट्स आर ओवरी, यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब को हो सकता है कि ओविडक्ट भी लिखा हो। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन ऑल द सेट्स। और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन फीमेल। तो ये जो टोटल क्वेश्चन है ना, तो अकॉर्डिंग टू मी दिस क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स। सो बेसिकली 1 + 1 + 1, तो 3 नंबर इसके हैं, और 1 नंबर है स्ट्रक्चर लिखने का और 1 नंबर है फंक्शन लिखने का, और ये है 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल हो गए हमारे 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको आंसर करना। तो सबसे पहले फंक्शंस ऑफ ओवरी। तो ओवरी के क्या फंक्शंस है यार, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओवरी के क्या फंक्शंस है? ओवरी के फंक्शंस है, एक तो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करना जिसे हम एग भी बोलते हैं या ओवम भी बोलते हैं। दूसरा फंक्शन है फीमेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करना। क्लियर, तो ये 2 फंक्शंस हैं ओवरी के। तो अगर आप ये दोनों लिख दोगे तो आपका 1 नंबर पक्का है। उसके बाद हम आते हैं फंक्शंस ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस क्या है? यूट्रस को वूम्ब भी बोला जाता है। ठीक है, सो दिस इज द वूम्ब। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक बेबी जो है
वो पूरे 9 मंथ्स के लिए रहता है मदर के अंदर। और यहाँ पर दिस पार्ट दैट इज द यूट्रस, इट सपोर्ट्स एंड इट नरिशेस द डेवलपिंग फीटस। जो डेवलप हो रहा होता है फीटस मदर के अंदर, उसको सपोर्ट करना, ठीक है। वो हमें पता है कि यूट्रस की वॉल से आके इम्प्लांटेशन हो जाती है जब एक एग फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब से आता है, यूट्रस की वॉल के साथ इम्प्लांट हो जाता है, और यहाँ पर ये जो डेवलपिंग फीटस है, या ये जो फीटस है, या जो ये डेवलपिंग एम्ब्रायो है, इसको सपोर्ट करता है यूट्रस, और दूसरा इसको नरिश करता है ताकि ये अच्छे से इसको खाना मिले, इससे वेस्ट रिमूव हो, और फाइनली जो बेबी है वो अच्छे से ग्रो हो पाए, राइट। और दूसरा, ये जो यूट्रस है ना, इसका काम है बेबी को होल्ड करके रखना जब तक एक बेबी का जन्म नहीं हो जाता, ठीक है। सो इट होल्ड्स एंड एक्सपैंड्स टिल बेबी बर्थ, ठीक है। तो जब तक एक बेबी पैदा नहीं हो जाता तब तक ये बेबी को होल्ड करता है और यूट्रस जो है वो एक्सपैंड करता जाता है, राइट। तो अगर ये भी लिख दोगे तो अगेन 1 नंबर मिल जाएगा आपको। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है फंक्शंस ऑफ फेलोपियन ट्यूब, जिसे ओविडक्ट भी पूछा जा सकता है आपसे। So now the next is the functions of fallopian tube or the functions of oviduct। तो बेसिकली fallopian tube कहाँ पर होती है? यहाँ पर होती हैं ओवरीज दोनों साइड पे, and they are connected to this, राइट। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। सो दीज आर द ओवरीज, दीज ट्यूब्स आर द फेलोपियन ट्यूब्स, और ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस पोर्शन इज यूट्रस, करेक्ट। तो फेलोपियन ट्यूब का क्या काम है? बेसिकली जैसे ही ओवरी से एग रिलीज होगा तो उसको कलेक्ट करेगी फेलोपियन ट्यूब, और ये वही जगह है जहाँ पर एक एग फर्टिलाइज होता है, राइट। सो कैरीज एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। तो ओवरी से यूट्रस तक को जो सफ़र है एग का, वो कौन तय करवाता है? दीज फेलोपियन ट्यूब्स। एंड देन इट इज़ अ प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो बेसिकली जब एक स्पर्म ह्यूमन फीमेल की बॉडी में एंटर करता है तो वो जाता है फेलोपियन ट्यूब तक, और फेलोपियन ट्यूब में ही उसको एग मिलता है और उसको वहाँ पर फर्टिलाइज करता है एक स्पर्म, राइट। सो इट इज अ प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। सिंपल। अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा, अब देखो अब ये भी कर दोगे तो एक और नंबर मिल जाएगा, तो बेसिकली 3 नंबर तो हमने पक्के कर लिए। अब बचते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर में आता है सबसे पहले द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा। तो अगर हम प्लेसेंटा की बात करें, प्लेसेंटा होता क्या है? बेसिकली एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन मदर एंड द फीटस, और ये जो कनेक्टिंग लिंक है, इट इज़ अ डिस्क विच इज़ एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। तो यूट्राइन वॉल के अंदर ये एक डिस्क होती है जो प्रेजेंट होती है, और ये एक स्पेशल टिश्यूज होते हैं जिसमें बहुत सारे विलाय होते हैं। विलाय क्या होते हैं? ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये हम डाइजेशन के केस में भी पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो सेम वैसे ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हमें इस प्लेसेंटा में देखने को मिलते हैं, जो कि एम्ब्रायो की साइड पे होते हैं, और मदर की साइड पे ये जो विलाय होते हैं, दे आर सराउंडेड बाय द ब्लड स्पेसेस, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा। तो ये भी लिख दोगे तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शंस क्या है प्लेसेंटा के? प्लेसेंटा का फंक्शन है बेसिकली एक्सचेंज करना। इट इज़ अ साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द ब्लड ऑफ मदर एंड द बेबी। तो बेबी और मदर के बीच में जो एक्सचेंज प्रोसेस चलता है ना खाने का, तो वो सारा इस प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। जो भी मदर खाना खाती है उसका जो न्यूट्रिशन है वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को जाता है। एंड सेकेंडली, जितना भी अब वेस्ट जनरेट होता है एक बेबी के अंदर, ठीक है, एक एम्ब्रायो में, तो वो सारा का सारा इस प्लेसेंटा के थ्रू चला जाता है मदर के ब्लड में, और वहाँ से जो हमारा बेसिकली एक्सक्रीशन का प्रोसेस है उससे मदर की बॉडी से ही ये सारा का सारा वेस्ट जो है वो बाहर एलिमिनेट
कर दिया जाता है। सो सी हाउ सिंपल वॉज द क्वेश्चन। सो दिस विल अगेन फेच यू 1 मार्क। सो राइट, तो ये हो गया हमारा एक एक नंबर का क्वेश्चन। तो ये नहीं सोच रहे कि 5 नंबर का क्वेश्चन है और हमें 5 पेजेस भरने हैं। 5 पेजेस भरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट आंसर लिखना है, उस क्वेश्चन को ब्रेक करके समझ लेना है कि अच्छा ये 5 नंबर का है, इतनी चीज़ें पूछी हैं तो रफली कैसा सा हो सकता है इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप वैसा करेंगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे और आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा और लास्ट में आपका कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं बचेगा। Now the next comes is the question number 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 ना सेट 1 2 3 तीनों में पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो एक बार क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन इज with the help of one example for each, distinguish between acquired and inherited traits. Why are the traits or the experiences that are acquired during the entire lifetime of an individual not inherited in the next generation? Explain the reason for this fact with an example। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये आता है हमारे एवोल्यूशन वाले पार्ट में, और एवोल्यूशन जो टॉपिक है ना वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 भी तीनों सेट्स में था, 1 2 एंड 3। तो क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे हम। द क्वेश्चन इज टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रायो ऑफ अ डाइकॉट सीड। First of all, you require a dicot seed. Select the dicot seed from the following group। तो बेसिकली आपको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है जिसमें आपको डाइकॉट सीड के ना अलग अलग पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डाइकॉट सीड लेना पड़ेगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से आपको डाइकॉट सीड सिलेक्ट करने हैं। तो आपको एक ग्रुप सिलेक्ट करना है ए बी सी और डी में से। तो जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं वो हैं वीट, ग्राम, मेज, पी, बार्ले एंड ग्राउंडनट। तो उनके ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन से ग्रुप में तीनों के तीनों डाइकॉट सीड हैं, करेक्ट। तो अगर हम इन क्वेश्चंस को ऐसे समझे ना, तो ये बेसिकली थोड़े प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे जाते थे इन द ईयर 2017, आई गेस 16, 17, 18, मतलब कुछ ऐसे साल थे जहाँ पर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते थे। लेकिन आज ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मतलब अगर हम 2023 की बात करें तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो है ना वो आपको नहीं मिलेंगे अपने बुक में। लेकिन इस क्वेश्चन को हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें से डाइकॉट सीड कौन सा है। मतलब एक ऐसा सीड जिसमें 2 कॉटिलिडन्स हो। तो जैसे मटर आपने देखा होगा, राइट। आपने चने, सफ़ेद चने का दाना देखा होगा। सो ऑल ऑफ देम आर डाइकॉट्स। सो द ग्राउंडनट भी देखा होगा। अगर आप मूंगफली का छिलका ऐसे मूंगफली के छिलके से मूंगफली निकालें तो वो भी 2 पार्ट्स में आराम से 2 कॉटिलिडन्स हमें अलग होते हुए दिखाई देते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसमें देखें तो ग्राम, पी एंड ग्राउंडनट ये सारे के सारे हैं डाइकॉट सीड्स, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा कि डाइकॉट सीड्स होते क्या हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 भी 1 2 3 सारे सेट्स में पूछा गया था एंड द क्वेश्चन इज अगेन अ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो 1 मार्क का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग वेजिटेबल्स आर केप्ट इन अ बास्केट, पोटैटो, टमेटो, रेडिश, ब्रिंजल, कैरेट एंड बॉटल गॉर्ड। Which 2 of these vegetables correctly represent the homologous structure? तो homologous structure वाला बेसिकली क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन है जो हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि एवोल्यूशन वाला पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आई विल राइट ओवर हियर इज नॉट इन सिलेबस, राइट। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the question number 35. So this question was again asked in 1 2 and 3 sets। तो क्वेश्चन है 2 नंबर का जिसमें हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ड्रॉ अ सीक्वेंस शोइंग द 4 स्टेजेस द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो अमीबा में बाइनरी फिजन होता क्या है? बेसिकली बाइनरी फिजन क्या होता है? डिविजन ऑफ दिस अमीबा इनटू 2 पार्ट्स, राइट। तो बाइनरी फिजन होता क्या है उसका हमें सीक्वेंस ड्रॉ करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो हम एक अमीबा बनाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द पेरेंट अमीबा विच इज़ फुल्ली ग्रोन,
ठीक है, विच इज़ फुली मेच्योर या फिर फुली ग्रोन। तो हम एक फुली मेच्योर अमीबा बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा, हमें पता है कि अगर एक सेल को दो में डिवाइड करना है तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है। सो देयर विल बी इलोंगेशन ऑफ द न्यूक्लियस। पहले न्यूक्लियस इलोंगेट होगा, उसका जो अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भी एक तरह से इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा। सो देयर विल बी इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड फाइनली दिस न्यूक्लियस विल डिवाइड इनटू टू। तो दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो सेल के एक एक जो पूरा पेरेंट सेल है उसके एक एक साइड में चले जाएंगे और वहीं पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली हमें मिल जाएंगे दो डॉटर सेल्स, यहाँ से ये डिवाइड होगा, यहाँ से ये ब्रेक होगा और ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज द बाइनरी फिजन इन अमीबा। और इस अगर क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ो ना तो सिर्फ ड्रॉ द सीक्वेंस लिखा गया है, कहीं पर भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला गया है, राइट। सो दिस क्वेश्चन नीड्स जस्ट द डायग्राम, और कुछ नहीं करना है आपको, एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करना है, बस इन्हीं डायग्राम्स को ऐसे लेबल करना है, प्रॉपरली लेबल करना है ताकि किसी भी रिटन एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो जैसे यहाँ पर हम इसको मेंशन कर सकते हैं न्यूक्लियस, देन विल मेंशन दिस साइटोप्लाज्म, है ना। सो दिस इज ऑल दैट दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स। और अगर आपने ये डायग्राम अच्छे से बना दिया तो यू विल गेट 2 मार्क्स, बहुत ही सिंपली, राइट। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आ गए हैं अपने सेट 2 में एंड सेट 2 का जो क्वेश्चन है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2 और द क्वेश्चन इज न्यूली फॉर्म्ड डीएनए कॉपीज मे नॉट बी आइडेंटिकल एट टाइम्स, सो गिव वन रीजन। तो क्वेश्चन 1 मार्क का है और सिर्फ सिंपली ये पूछा गया था कि कई बार होता क्या है कि जो नई डीएनए कॉपीज़ बनती है ना, जो नए डीएनए बनते हैं, जो डीएनए की कॉपीज़ बनती हैं वो हमेशा ही आइडेंटिकल नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसका हमें एक रीज़न देना है, तो बड़ा ही सिंपल रीज़न है। सिंपल रीज़न क्या है, डीएनए के कॉपिंग में एरर, तो बेसिकली दैट पॉइंट म्यूटेशन, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखेंगे। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए replication or the replication of DNA, most of the base sequence in the new copies are identical with those of the parent DNA, right। लेकिन वहीं पर ही some errors they occur during the process of replication and these minor changes they lead to mutations। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे जो errors हैं DNA replication में, इनकी वजह से ही जो दोनों DNA की कॉपीज होती हैं they may not be identical, ठीक है, मतलब वो आइडेंटिकल नहीं होंगी फिर, करेक्ट। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन जस्ट फॉर 1 मार्क, और इसमें आपके पास तो इतना होगा लिखने को बट इतना लिखना नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी लाइन में ये जो एरर्स वाली लाइन है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 सेट 2 से ही पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन था ये बहुत सिमिलर था जो क्वेश्चन सेट 1 में भी पूछा गया था एंड द क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग फूड चेन दैट इज प्लांट, रैट, स्नेक एंड देन हॉक, प्लांट्स प्रोवाइड 500 जूल्स ऑफ एनर्जी टू रैट, ठीक है। तो बेसिकली प्लांट से जो रैट को एनर्जी गई है दैट इज 500 जूल्स, करेक्ट। तो हमें बताना है कि हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द हॉक्स फ्रॉम द स्नेक। तो बेसिकली हॉक्स में कितनी एनर्जी आई हमें वो निकालनी है, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, हमें प्लांट्स की एनर्जी निकालने की ज़रूरत नहीं है बट अब यहाँ से 10% ही हमें निकालना है। बेसिकली 500 जूल का 10% कितना हुआ, वो गया स्नेक में, और स्नेक का जो 10% है वो गया हॉक में, तो वही हमारा आंसर होगा। तो अब देखो इसको इन शॉर्ट हमें कैसे लिखना है, तो इन शॉर्ट इसको बड़े सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एनर्जी अवेलेबल टू रैट्स इज 500 जूल। नाउ द एनर्जी अवेलेबल टू स्नेक that is 10% of this 500 that is 50 joule, right, and then the energy available to hawks that is 10% of this 50 joule that is 5 joule is the answer। तो वो मैंने पिछले क्वेश्चन में ना आपको एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया था कि इसको x ले लो, उसको y ले लो, बट उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क का है। तो आप ये 2-3 लाइनों में इस क्वेश्चन को ऐसे ख़त्म कर सकते हो, ठीक है, या फिर साइड में आप कैलकुलेशन करके वहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, बट रिमेंबर कैलकुलेशन को साइड में करना ज़रूर करना, क्वेश्चन पेपर में मत करना, ठीक है।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो सेट 2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो था वाई मस्ट वी कंजर्व आवर फॉरेस्ट, लिस्ट 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन। तो हमें अपने फॉरेस्ट को क्यों कंजर्व करना चाहिए और हमें 2 ऐसे फैक्टर्स बताने हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के लिए 2 फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो क्या हैं? तो सबसे पहली चीज़ की ये जो क्वेश्चन है ना ये है फ्रॉम मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और ये चैप्टर जो है ये हमारे बोर्ड्स में असेस नहीं किया जाएगा, तो इससे मतलब क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो दिस क्वेश्चन बेसिकली इज नॉट इन आवर सिलेबस। Now the question number 11 from set 2, the question is with the help of 2 suitable examples, explain why certain experiences and traits earned by people during their lifetime they are not passed on to their next generations. When can such traits be passed on? तो हमने बोला कि ये जो क्वेश्चन है ना अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो ना तो ये क्वेश्चन हमारे जो हेरिडिटी और एवोल्यूशन वाला चैप्टर है उसके एवोल्यूशन वाले पार्ट से है, तो ये क्वेश्चन भी है नॉट इन सिलेबस, तो हम इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, ये भी सेट 2 से क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स इन राइजोपस। तो राइजोपस में स्पोर्स से कैसे रिप्रोडक्शन होती है हमें वो उस को डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहली बात जो राइजोपस है इट रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दैट इज द स्पोर फॉर्मेशन। तो ये मेथड कौन सा है? दैट इज द स्पोर फॉर्मेशन। और इसमें हमें जो राइजोपस है उसके ऊपर ना ऐसे टाइनी ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ये जो लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये इनको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया और इनमें ही होते हैं कुछ छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे माइन्यूट से स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम स्पोर्स बोलते हैं। और ये स्पोर्स जो होते हैं ना ये कवर्ड होते हैं एक थिक वॉल से, ठीक है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये थिक वॉल से कवर्ड रहते हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जैसे ही ये किसी मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं और एक नया इंडिविजुअल बना देते हैं। सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन हमने पढ़ा है, ये वाला डायग्राम भी हमें याद होगा, हमने अपनी बुक में भी पढ़ा है, रिविजन रेस में भी पढ़ा है और बाकी चैप्टर्स में भी पढ़ा है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बतानी है कि इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को बोलते क्या हैं, स्पोर्स से कहाँ पर होते हैं, वो कैसे होते हैं और कैसे वो जर्मिनेट होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये डायग्राम बनाना भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है यार, ज़रूर जहाँ पर डायग्राम की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर बायो में डायग्राम्स तो ज़रूर बनाने हैं, कोई भी डायग्राम आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए देखें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the question number 15. So question number 15 is from set 2 और सेम ही क्वेश्चन set 3 में भी पूछा गया था। So the question is list 3 techniques that have been developed to prevent pregnancy. तो कोई 3 ऐसी टेक्निक्स बतानी है जो डेवलप हुई थी ताकि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सके। देन विच ऑफ दीज टेक्निक्स इज नॉट मेंट फॉर मेल्स। तो कौन सी टेक्निक है इनमें से जो मेल्स के लिए नहीं बनी है। एंड द थर्ड पार्ट इज how does the use of these techniques have a direct impact on the health and the prosperity of the family। तो कैसे इन टेक्निक्स के यूज़ करने से एक फैमिली की हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन को देखें ना तो ये जिस 3 मार्क्स का है और कहीं ना कहीं 3 ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक क्वेश्चन के अंडर, राइट। तो वैसे तो एक नंबर हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि टीचर थोड़ा और अलग से इस क्वेश्चन को मोल्ड कर दे, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन के वो 1.5 नंबर रख ले कि 3 टेक्निक्स बोलनी है तो हाफ तीनों के लिए, इसको वो हाफ मार्क इसका रख ले एंड देन 1 मार्क फॉर दिस, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हमें टू द पॉइंट सॉल्व करना है ताकि टीचर कैसे भी मार्किंग करे, चाहे उसको 1.5 ले, चाहे उसको 1 ले, चाहे उसको हाफ ले, कैसे भी करे हमें मार्क्स फुल मिलने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले 3 टेक्निक्स की बात करते हैं जो डेवलप की गई थी सो दैट प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड। तो सबसे पहली है बैरियर टेक्निक्स या बैरियर मेथड्स। तो ऐसे मेथड्स जो कि
स्पर्म और एग को मीट करने से रोकते हैं। तो अगर स्पर्म और एग ही नहीं मिलेंगे तो सीधी सी बात है फर्टिलाइजेशन होगी नहीं। तो उसमें आप एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो यार, सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो, जैसे कि कॉन्डम्स या डायाफ्राम्स या सर्वाइकल कैप्स, राइट। वहीं पर जो दूसरा है दैट इज़ द केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में पिल्स, ओरल पिल्स या विजाइनल पिल्स देखी गई हैं। Then next is the surgical method जिसमें वैसेक्टॉमी इन मेल्स एंड ट्यूबेक्टॉमी इन फीमेल्स देखा गया है। तो ये हैं हमारे 3 टेक्निक्स, राइट। तो हो सकता है कि हाफ और हाफ नंबर हमें इनका मिले, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद पूछा गया है कि इनमें से कौन सी टेक्निक है ना जो मेल्स के लिए नहीं बनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें से अगर हम देखें, देखो सर्जरी वाले मेथड में भी मेल्स के लिए वैसेक्टॉमी है, बैरियर वाले के लिए भी मेथड्स हैं जैसे कॉन्डोम्स हैं, राइट। बट अगर केमिकल मेथड की बात करें तो विजाइनल पिल्स और ओरल पिल्स, ये सारी पिल्स जो हैं ये फीमेल्स के लिए बनी हैं, राइट। सो बेसिकली केमिकल मेथड्स आर नॉट मेंट फॉर मेल्स, ठीक है। अब थर्ड पार्ट इसका देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट है इन टेक्निक्स का एक फैमिली की हेल्थ और प्रोस्पेरिटी में। तो अगर ये टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, एक तो ये हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगी। तो बेसिकली एक फैमिली का जो साइज़ है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेंगी। तो यहाँ पर आप फैमिली साइज़ स्पेसिफिकली मेंशन करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़, एक जो प्रॉपर गैप मेंटेन करना होता है ना, इफ़ अ कपल वांट्स 2 चिल्ड्रन, ठीक है, तो उसके लिए उनको एक प्रॉपर गैप मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि ताकि मदर की हेल्थ भी अच्छी रहे और दोनों बच्चों की हेल्थ भी अच्छी रहे। अगर एक के बाद एक प्रेगनेंसी हो जाएगी तो एक तो वो फीमेल खुद को थोड़ा, उसकी बॉडी स्टेबलाइज नहीं हो पाएगी, बहुत वीक रहेगी, और साथ ही जो बच्चा अंदर डेवलप हो रहा है उसको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगी, और साथ के साथ जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको भी प्रॉपर केयर नहीं मिलेगी। तो ये एक बच्चों के बीच में गैप मेंटेन करने के लिए ये जो टेक्निक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो आपको हुआ होगा एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी सेट 2 and 3 दोनों में पूछा गया था। सो द क्वेश्चन इज, A part है, water is an elixir of life, a very important natural resource. Your science teacher wants you to prepare a plan for a formative assessment activity, how to save water and the vital natural resource. Write any 2 ways that you will suggest to bring awareness in your neighborhood or how to save water. And the B part is, name and explain any one way by which underground water table does not go down further. तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इट इज़ नॉट इन सिलेबस, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। Now the next question is from set 3. So the question number 2 that was asked in this set was again from वो reproduction वाला chapter. Why is variation important for a species? Variations एक species के लिए क्यों important है, कैसे important हैं? तो variations जो है वो बहुत important है। अगर variations आएंगी तभी तो एक species evolve करेगी, ठीक है। तो 1 mark का question है तो हम बहुत to the point लिखेंगे। So variation ensures the survival of species over time and with the changing conditions. So variations actually bring about the changes inside a body of a species, और वही जो changes हैं वो उनको विद टाइम इवॉल्व होने में हेल्प करती हैं, विद टाइम के साथ और चेंजिंग कंडीशंस के साथ रहने में उनकी हेल्प करती हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रॉम सेट 3। तो देख लो सेम ही क्वेश्चन चलता आ रहा है 1, 2 और 3 में। तो 3 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ना वो भी सेम जैसा है। सो इन द फॉलोइंग फूड चेन 20,000 जूल ऑफ एनर्जी वॉज अवेलेबल टू द प्लांट्स। तो बेसिकली प्लांट्स को जो एनर्जी अवेलेबल थी दैट वॉज 20,000 जूल। तो
कितनी एनर्जी वॉज अवेलेबल, हाउ मच एनर्जी वुड बी अवेलेबल टू मैन इन दिस फूड चेन, तो एक इंसान को कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी इस फूड चेन के अंदर, तो उसका हमें आंसर देना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने सेट 1 और 2 का किया वैसे ही इसको हम करेंगे। तो यहाँ से प्लांट से जो शीप को एनर्जी जाएगी दैट विल बी 10%, और शीप से जो मैन को एनर्जी जाएगी दैट विल बी 10%। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो एनर्जी प्लांट्स को अवेलेबल है दैट इज 20,000 जूल, only 10% of energy will be available to the sheep, so 10% of 20,000, so that is 2,000 जूल will be available to the sheep। अब इस 2,000 का जो 10% है वो जाएगा मैन में, so 10% of 2,000 that is 200 joules of energy will be available to the man। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है, बस इतना सा ही, या तो आप इन 3 स्टेप्स में लिख दो या फिर आंसर ये वाला लिख के पर कैलकुलेशन आप साइड में करके एग्जामिनर को दिखा दो। Now the question number 5, so question number 5 is from the set 3। तो question है, you being an environmentalist are interested in contributing towards the conservation of natural resources, list 4 activities that you can do on your own। तो सीधी सी बात है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से क्वेश्चन है। तो इस साल 2022 के एग्जाम्स में ये जो चैप्टर है ये बोर्ड्स में असेस नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। Now the question number 6 from set 3, so the question is, why are coal and petroleum categorized as natural resources, give a reason as to why they should be used judiciously। तो कोल और पेट्रोलियम जो है ना वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और क्यों हमें उनको जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी है फ्रॉम द चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन इस साल भी ये चैप्टर असेस नहीं किया जाएगा, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। Question number 12 from set 3, so the question is, what is an organic evolution? It cannot be equated with progress, explain with the help of the suitable examples। तो ये भी हमारे हेरिडिटी और एवोल्यूशन में से एवोल्यूशन वाले पार्ट से है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम 2023 के एग्जाम्स के लिए डिस्कस नहीं करेंगे। Now the question number 13 from set 3, और जो क्वेश्चन है that is list 2 types of reproduction, which one of the 2 is responsible for bringing in more variations in its progeny and how। तो सबसे पहली बात कि 2 तरह की रिप्रोडक्शन बतानी है। तो इस क्वेश्चन को देखो ना तो सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर आपको 2 तरह की रिप्रोडक्शन बतानी है वो कैरी करेगा 1 मार्क, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें होंगे 2 नंबर। तो आधा नंबर होगा कि कौन वेरिएशंस ला रहा है और 1.5 नंबर होगा कि कैसे वेरिएशंस आ रही हैं। तो सबसे पहले आएंगे 2 तरह की रिप्रोडक्शन, तो सिर्फ लिस्ट लिखा है इसलिए सिर्फ लिस्ट ही करनी है। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद होगा कि कौन सी वेरिएशंस लाती है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स अबाउट मोर वेरिएशंस। वेरिएशंस तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आती हैं, लेकिन ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। इनके ये जो ट्रेट्स हैं इनके मिक्स होने से देयर इज इन ट्रेड्स के मिक्स होने से जो ऑफस्प्रिंग होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, राइट, बिकॉज देयर इज अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। जीन्स की मिक्सिंग हो रही है, तो जब जीन्स ही मिक्स हो जा रहे हैं तो एक अलग ही इंडिविजुअल हमें देखने को मिल रहा है, और यही जो वेरिएशंस है दे ओनली ब्रिंग अबाउट इवोल्यूशन, मतलब एक नई स्पीशीज बनेगी ओवर टाइम। ठीक है, सो दीज वेरिएशंस अकमुलेट ओवर टाइम एंड ब्रिंग अबाउट न्यू स्पीशीज। एक स्पीशीज से नई स्पीशीज आएगी। बेसिकली स्पीशीज इज गोइंग टू इवॉल्व। क्लियर? तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इजी है। दिस विल फेच यू 1 मार्क, this portion will fetch you half mark according to me, and this is going to fetch you 1.5 mark। तो देख लो, हो गए 3 नंबर पूरे पक्के, है ना।
तो बच्चों आई होप जितने भी क्वेश्चंस आज हमने 2017 से डिस्कस किए हैं बायो पोर्शन के, वो आपको हो गए होंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम ईयर 2018 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसी तरह बोर्ड्स की तैयारी होगी एकदम पक्की, राइट। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।